खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के 476 पदों के लिए मतदान हुआ है। मतदान के दौरान बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में बवाल की खबरें भी सामने आई। सुल्तानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी, तो वहीं बाराबंकी में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस से भी नोकझोंक हुई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मतदान केंद्रों पर आज पीएसी मोर्चा संभालते हुए नजर आई। चुनाव में कुल 145 कंपनी पीएसी लगाई गई थी। मतदान के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए संवेदनशील जिलों में पहले से ही विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। हालांकि यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान भी भारी अराजकता देखने को मिली। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा, गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। यूपी के कन्नौज, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बहराइच से हिंसा की खबरें मिली। इसके बाद से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इन हालातों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर एक महिला का नामांकन करने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़िता ने बीजेपी विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसे और उसके परिवार को मारने की कोशिश की गई थी। अब एक महिला का नामांकन रोकने के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। सरकार वही, व्यवहार वही। कुछ जनपदों में विभिन्न कैंडिडेट्स के समर्थक के आमने सामने आ जाने से कहीं कहीं नारेबाजी की वारदात हुई है और उसको वहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल द्वारा तत्काल रूप से हटाया गया है और कहीं से कोई हिंसा की सूचना अभी तक नहीं है। और एहतियातन सिविल पुलिस के अतिरिक्त 146 कंपनी फोर्स, 145 कंपनी, 2 प्लाटून फोर्स फील्ड में तैनात की गई है और चुनाव के बाद मतगणना तक और मतगणना के बाद भी पूरी चौकसी बरतने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना न हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान आज जमकर हिंसा देखने को मिली है और जगह जगह से हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। इन खबरों पर संज्ञान भी हालांकि प्रशासन ने ले लिया है, लेकिन ये बहुत ही अचरज वाली बात है कि लगातार ये दंभ भर रहा था प्रशासनिक अमला कि हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं धरी रह गई। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुए। शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 349 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। मतदान के बाद अब मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ठाकुर द्वार में पूर्व सांसद समर्थक विजयी भाजपा को हार मिल गई है, ये इस तरह की जानकारी मिल रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह समर्थित प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को 58 वोटों से पराजित कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी को मात्र 22 इस समय वोट मिले हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। अभी धीरे धीरे कर परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें काफी डराने वाली रही। इस तरह से हिंसा होती रही, वो भी कोविड के इस दौर में। और ये सबसे बड़ी बात थी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात लगातार प्रशासन कहता रहा, लेकिन ये इंतजाम धरे के धरे रह गए और हर जगह से हिंसक झड़प, लड़ाई झगड़े की खबर आती ही रही। इटावा, हमीरपुर के बाद कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने भी इस तरह का हमला किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। फायरिंग और पथराव की घटना यहां से भी सामने आई है। पथराव से दोनों तरफ की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक युवक को पुलिस ने हालांकि यहां से हिरासत में ले लिया। डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए।
चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय इस समय करवा देते हैं। महेश कश्यप जी इस समय समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हुए हैं और खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। खेमचंद जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान आज जो पूरे दिन हमने हिंसा की खबरें देखी, झड़पों की जो खबरें देखी, ये किसका फेलियर है सर? और नामांकन के दिन भी हमने कुछ ऐसे ही हालात देखे थे, जबकि प्रशासन हर बार ये दंभ भर रहा था कि हमने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। तो ये इंतजाम कहां चले गए ऐन मौके पर? प्रशासन ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन जो विपक्ष है, जो फ्रस्ट्रेटेड विपक्ष, इस तरीके की वजह से उन्होंने बिन एरिया में इस तरीके की गुंडागर्दी करने की कोशिश करी और उसी की वजह से हमने देखा बहुत जगह हिंसा की रिपोर्ट्स आई। प्रशासन ने अपनी ओर से भी, बिकॉज प्रशासन क्या करता है, फैसिलिटेशन का काम करता है और प्रशासन इंटरवेंशन का काम करता है। जब परेशानी होती है या हिंसा होती है या फिर लोग नियम नहीं मानते, और प्रशासन की अपनी लिमिटेशन है। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे जिला परिषद इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की हार होती है, तो माननीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी अपने जिलाध्यक्षों को हटाते हैं और अपने पार्टी वर्कर्स को निर्देश देते हैं कि आपको आक्रामक रहना है, आपको हिंसा करनी है या आपको लड़ाई झगड़ा करना है। और उसी का परिणाम है कि जो ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से हिंसा हो रही है। महेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज महेश कश्यप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी आ रही है। ठीक है सर, आपकी भी मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हमने देखा हर जगह हिंसक झड़पें हुई है, तोड़फोड़, पथराव, फायरिंग, सारी घटनाएं आज हमने पूरे दिन भर देखी हैं यूपी से। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव का जरूर निर्वाचन हुआ है, लेकिन आज सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र का गला घोटा है, और आप आज देखिए जनता इतनी नाराज थी कि प्रशासन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, और यही वजह रही कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंसा हुई, लोगों के साथ मारपीट हुई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में जिस तरीके से रोका और उनके पर्चे और उनको वोट नहीं डालने दिया, ये सारी चीजें आज अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन चुनाव जीता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जो आज ब्लॉक प्रमुख बने हैं ये 8 महीने के ब्लॉक प्रमुख हैं और 10 महीने के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। ठीक है, खेमचंद जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, अभी आप अपनी बारी में कह रहे थे कि ये जो जितना भी दंगा भड़काया या हिंसा हुई है ये समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। एक बात बताइए सर, सीतापुर से तो तस्वीरें अभी भी हम लगातार दिखा रहे हैं, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की गाड़ी में डंडे, कैरोसिन, तमंचा मिलना, ये क्या दर्शा रहा है? ये भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर रख दिया था, या फिर बीजेपी समर्थित जितने भी वहां पर हम देख रहे थे कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने जमकर फायरिंग की है? सीतापुर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, सपा प्रत्याशी के भाई का माथा फोड़ दिया सर, ये भी उन्होंने ही करवाया था। देखिए, हिंसा को हम सपोर्ट नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब जिला परिषद के चुनावों में हार जाती है तो वो फ्रस्ट्रेशन में अपने जिला अध्यक्षों को हटा देती है और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देती है कि जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो तो आपको साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करना है, और आपको भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख बनने वाले हैं उसमें आपको विघ्न डालना है, आपको हर चीज यूज करनी है, आपको हिंसा भी करनी है, लड़ाई भी करनी है, आप जो कर सकते हो वो करो। उसका ये परिणाम है कि ब्लॉक प्रमुख चुनावों में हिंसा देखने को मिल रही है। कहीं कहीं हो सकता है कि हमारे समर्थक जो कैंडिडेट है उन्होंने भी कुछ गलतियां की हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलतियों को माफ नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलतियों का साथ नहीं देती। लेकिन आप मेजोरिटी देखोगे तो जो हिंसा को लीड किया है वो अपोजिशन पार्टी ने किया है, उन्हीं की वजह से हिंसा हुई है, उन्होंने उठाया है। वो जानते थे कि वो हार रहे हैं तो हिंसा
सरकार में आप है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। भैया तो आप कह रहे हैं, आपने टीवी को भी क्या धमकी दी है कि 8 महीने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष किस तरीके से लोगों पर अपहरण के मुकदमे पंजीकृत कराते हैं, कैसे पाते हैं, ये जनता सब देख रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता ने आम चुनाव में इसमें निकारा है। आपने जो सदस्य है उनके साथ में पुलिस बल का प्रयोग करते हुए प्रशासन मशीनरी का उपयोग करके जिस तरीके से चुनाव जीत लिया, ये इसीलिए हम कह रहे हैं। एक बात ये बताइए महेश जी, आप जो कह रहे हैं कि ये सरकार में है, ये सत्ता में है, बात सुनिए, दोनों लोग बात सुनिए। महेश जी एक बात बताइए, बैजनाथ दुबे का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाठी रखो, डंडे रखो, बैजनाथ दुबे आपकी पार्टी से है ना सर? वो तो भारतीय जनता पार्टी से है नहीं कि वो अपनी मनमानी चला रहे होंगे। किसने कमी छोड़ी है यहाँ पर दंगा भड़काने में? किसने कमी छोड़ी है? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बैजनाथ दुबे को भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया था ये सब कहने के लिए। ये चीर हरण जो हुआ वो कौन? अरे चीर हरण सर, बात सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए महेश जी, उसका जवाब दीजिए। बैजनाथ दुबे पर जवाब दीजिए, फिर चीर हरण पर हम बाद में बात कर लेंगे। बैजनाथ दुबे का वायरल वीडियो जिसमें वो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लाठी डंडे रखिए अपने पास, नहीं है तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत वीडियो है। इसमें अच्छा, छेड़छाड़ की गई है वीडियो से। और ये जो चीर हरण की खबर है वो आपके चैनल, आप ही जैसे पत्रकारों ने चलाई है। बताइए चीर हरण हुआ कि नहीं? कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? उस पे कार्रवाई हुई है वो भी बताइए महेश जी। लखीमपुर खीरी मामले में जो कार्रवाई की गई वो भी बताइए। अभी तो आपने कह दिया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, कितनी कार्रवाई हो रही है? अभी हम ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर बात कर रहे हैं सर। समाजवादी पार्टी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, रातों रात मुकदमे हो गए, रातों रात हम लोग अपहरण कर लिया। अब हमारे बुंदेलखंड के मामले हैं जिसमें बीडीसी सदस्य अपना वीडियो बता रहे हैं कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन कह रहा है कि उनका अपहरण हो गया है। तो ये जनता है, सब समझ रही है। ये जो आप कौन सा कानून मानने वाले हैं सर? कानून को तो ताक पर आपने भी रख दिया ना। आपके तो पूर्व विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि आप तो लाठी डंडे चलाइए। आप कौन सा कानून का सम्मान कर रहे हैं यहाँ बैठकर? या फिर आज जितनी भी हिंसक झड़पें हुई हैं उनमें कौन सा सपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ जो है बांध लिए और कानून का साथ दे दिया? विधायक ने इस तरह का नहीं कहा गया। वीडियो से छेड़छाड़ हुई है, ये सही है। जब किसी तरह का ऐसा कोई बयान आ जाए तो आप कह दीजिए कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है या उनका निजी बयान होगा। ये सही आप लोगों ने गांठ बांधी हुई है। बताइए खेमचंद शर्मा जी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, कानून व्यवस्था आपकी, कैसे हम देख रहे हैं 3 दिन में उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल हो गया? आखिर कैसे, क्यों? लवी जी, प्रशासन और पुलिस जनता की होती है, हमारा या समाजवादी पार्टी का नहीं होता। वो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र सरकारी खर्चे पे चलता है और उनके रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के या किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और वो आज हमारे शासन में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी ने जैसे ही उन्होंने जिला परिषद के इलेक्शन में हार खाई और हार पाई तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ निर्देश दिए कि आपको साम दाम दंड भेद उपयोग करना है, आपको पूरा हिंसा करनी है, आपको लाठी डंडे जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं वो करो। और उसी का परिणाम है कि इनके जो पूर्व विधायक या पदाधिकारी हैं साफ साफ कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं कि आप लाठी डंडे और हथियार अपने पास रखो, अगर आपके पास नहीं है तो हम उपलब्ध कराएंगे। वही एक हिंसा का कारण है क्योंकि इनको पता है कि ये ब्लॉक चुनाव जीतने वाले बीजेपी की बात कर लेते हैं। सर, बीजेपी समर्थक जो प्रत्याशी की गाड़ी से मिले हैं वो किसने कह दिया? वो भी ठीक है, वो भी अखिलेश यादव ने कहा क्या? अखिलेश यादव ने बोला है बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को अपनी गाड़ी में कैरोसिन रखो, तमंचा रखो। वो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। कहाँ तमंचा किसके पास मिला बताइए आप?
सर आपको नहीं कह रही हूं मैं, तमंचा हेमचंद शर्मा जी से सवाल है सर। सीतापुर में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की गाड़ी से तमंचा मिला है, अब इसमें भी दिक्कत हो रही है सर आपको? देखिए पल्लवी जी, समाजवादी में अधिकतर 90.99% जगह पे इन्होंने हिंसा की है। कुछ जगह हो सकता है कि हमारे समर्थित कैंडिडेट ने भी गलती की हो, लेकिन प्रशासन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं देख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या ये समाजवादी पार्टी का समर्थक है। मैं एक जो चीज गलत आपसे कर रहा है पूछना उस चाह पर रही कार्रवाई थी, होगी छोटा सा और तेजी से सवाल कार्रवाई है। होगी। शर्मा जी छोटा सा सवाल है। समाजवादी पार्टी का कृत्य हिंसा और आपका कृत्य सिर्फ गलती, कैसे, कौन डिसाइड कर रहा है ये क्राइटेरिया कि अगर उनकी तरफ से हुआ तो हिंसा हो गई, झड़प हो गई, दंगा भड़काने की कोशिश हो गई, आपकी तरफ से हो रहा है तो गलती हो गई? सर ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है, मुझे ये बता दीजिए शर्मा जी। जो ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, यहाँ पार्टी के अध्यक्ष निर्देश देते हैं अपने जिलाध्यक्षों को कि भाई आपने गलती करी, आपने हिंसा नहीं करी, इसलिए हम आपको निकालते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। उन्होंने नई अपॉइंटमेंट करी कि अब आपको एग्रेसिवली, अब आपको जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आने हैं चीजों को रखना है और साम दाम दंड भेद का उपयोग करके आपको इलेक्शन में भाग लेना है। उसी का परिणाम है। आप देखिए जिला परिषद में हिंसा क्यों नहीं होती, जिला परिषद के बाद ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्यों हिंसा होती है? क्योंकि वो और लो लेवल पे चले जाते हैं और गांव में जो बीडीसी का मेंबर चुनता है उनको समाजवादी पार्टी पे विश्वास नहीं है। उनको पता है कि अगर वो डबल इंजन की सरकार का साथ देंगे और उन्होंने जो ट्रिपल लेयर की जो सरकार है जिला परिषद की उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनी गई है तो जनता का लाभ होगा, गांव का विकास होगा, गरीब का विकास ठीक है होगा। महेश जी, आपका ही जवाब लेंगे, आपके पास ही आना है मुझे एक सवाल के साथ। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ब्लॉक चुनाव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और चुनाव से ज्यादा जो आज हिंसा हमने हर जगह देखी है वो चिंता का विषय है कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी आसानी से कैसे ध्वस्त हो गई कि जगह जगह हमने इस तरह की हिंसक झड़पें आज देखी हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। सर देखिए, उन्होंने कह दिया है कि आपने हिंसा भड़काई है, उनसे भले ही गलती हो गई लेकिन आपने महेश जी हिंसा भड़काई है, समाजवादी पार्टी ने हिंसा भड़काई है। अब तैयार रहिएगा सर आप, पता नहीं ऐसे और कितनी एफआईआर आप पर दर्ज होने वाली है। महेश जी, यही एफआईआर ही दर्ज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास विकास का कोई काम नहीं है और ये विपक्ष के खिलाफ केवल षड्यंत्र रचकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है कि इन षड्यंत्रकारियों की झूठी एफआईआरों से डर जाए और वो घर बैठ जाए। और जहां तक आप आज के चुनाव की बात है, आप झांसी में ही अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ के बमीना विधानसभा के विधायक हैं और वो किस तरीके से एडिशनल एसपी से झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के माध्यम से कई चैनलों पे चली। तो कौन लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सबने दुनिया आज पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये केवल और केवल 6 महीने के लिए जिस तरीके से इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर आज भले ही इनके ब्लॉक प्रमुख ज्यादा हो गए हों, जिला पंचायत के अध्यक्ष इन्हें बना लिए, लेकिन वो चंद दिनों के हैं, ज्यादा समय इनके पास नहीं है। क्योंकि इन्होंने अगर विकास का कोई काम किया होता तो ये उसमें पंचायत चुनाव में जीतते। पंचायत चुनाव में तो ये हार गए क्योंकि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को उनको वोट डालना था, उनको इन्होंने पुलिस के जरिए प्रेशर बना लिया, कहीं झूठी एफआईआर लिखा दी। बताइए, हमारी ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी महिला है, उनके ऊपर अपहरण का केस हो गया। क्या कोई महिला अपहरण कर सकती है? आप ये जो इन्होंने आज सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जनता देख रही है और जनता जवाब देने के लिए 2022 में पूरी तरीके से तैयार है। 2022 की तस्वीरें हम बाद में देख लेंगे सर, वो तो वैसे भी भविष्य के गर्त में है। मैं तो बस अभी हाल फिलहाल जो प्रदेश में परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। पूरा अफरा तफरी का माहौल, हर जगह इस तरह से डर का माहौल, ये किसकी गलतियां रही? आखिर हिंसा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? वो चाहे आपके ही पूर्व विधायक क्यों ना हो जो इस तरह का ज्ञान दे रहे थे सबको, ये हिंसा की जरूरत क्यों पड़ जाती है चुनावों में? हमारे पूर्व विधायक की बात तो
जो जिस तरीके का जो वीडियो आ रहा है वो निराधार है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम तो कहते हैं आज वर्तमान में विधायक का देख लीजिए, आप उस पर बात कीजिए, क्यों उस पर बात नहीं हो रही? क्यों अपोजिशन से ये पूछा जाता है, क्यों ये सरकार से नहीं पूछा जाता है कि हिंसा क्यों भड़क रही है? दरोगा जी क्यों रात में बीडीसी ढूंढ रहे हैं? क्यों बीडीसीओ के घर पे छापेमारी की जा रही थी? तो ये तो इस सब का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और करप्ट प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है। खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी इन हालातों के जिम्मेदार है और करप्ट प्रशासन, जैसा कि महेश जी ने कहा है, वो इसका जिम्मेदार है जो हालात आज सूबे में बन गए हैं। देखिए महेश जी का हाल तो वो है जैसे बिल्ली 100 चूहे खा के हज पे चली। सब जानते हैं समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसकी लाठी उसके भैंस के हिसाब से यूपी में सरकार चलती थी। हर जगह आपने चालू किया, समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरीके से नहीं किया। जो चुने हुए सदस्य हैं उनका सम्मान किया समाजवादी पार्टी ने। आपने उनके सम्मान नहीं है, वही सालिका आपके कार्यकर्ता ग्राउंड पर नहीं दिखा रहे हैं, वो भी वहाँ पे हिंसा कर रहे हैं। अगर वो समझते लोकतंत्र को मानते तो जो बीडीसी मेंबर जिसको भी वोट करना चाह रहे हैं उनको वोट करने देते। इस तरीके से आप मेरे को बोली नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसे ही आपके कार्यकर्ता और नेता ग्राउंड पे बीडीसी मेंबर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए आप पे एफआईआर दर्ज हो रही है। आपका जो स्वरूप है, आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो आचार है वो गुंडागर्दी का है। आपके आचार व्यवहार की वजह से ही आप लोग ग्राउंड पे हिंसा कर रहे हैं। आप जानते हैं आप बुरी तरीके से हारने वाले थे, इसीलिए हार का ठीकरा आपको दूसरी जगह फोड़ना था, इसीलिए आप लोगों ने ये हिंसा कराई, इसीलिए आप लोगों ने ये कृत्य किए। और इस कृत्य करने के लिए, इस हिंसा करने के लिए आपको ऊपर से निर्देश आए, अखिलेश जी से निर्देश थे कि अगर आप हिंसा नहीं करोगे, अगर आप हिंसा नहीं करोगे, आप उपद्रव नहीं करोगे तो पदाधिकारी है वो भी नप जाएंगे। इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। एक सवाल, और महेश जी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास से लौटूंगी। खेमचंद जी, मेरा एक सवाल है, अब क्योंकि प्रशासन इन पर कार्रवाई जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि जितने भी ये हिंसक घटनाएं हुई हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या कोई भी एक ऐसा जिला है जहां पर हमें ये सुनने को मिल जाएगा कि उस बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी समर्थक पर कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, केस दर्ज हुआ हो? ऐसा तो है नहीं सर, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है कि बस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही ले लाठी डंडा उठाकर लगे हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी खूब हाथ रहा है। क्या किसी तरह की कोई ऐसी नजीर पेश हो पाएगी? आपने बहुत अच्छी बात की और आपने अभी अपने टीवी पे ही बताया, अगर हमारी बीडीसी की एक बहन के साथ किसी ने अभद्रता करी तो वहां पे कार्रवाई हुई है और तेजी से कार्रवाई हुई है और सबको नापा गया है और वहां पे देखा नहीं गया है कि वो बीजेपी समर्थक हैं या वो पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं, जो भी हो। हमारी सरकार इस तरीके की हिंसा का साथ नहीं देती और ना ही पसंद करती, और उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो या विरोधियों का हो, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन हिंसा कराई है समाजवादी पार्टी का और वैसे ही साथ वाला था, इसीलिए उन्होंने अपने व्यवहार के अनुसार, अपने आचार के अनुसार हिंसा का सहारा लिया और अपनी गुंडागर्दी दिखाई। और उन्होंने ये सोचा कि इस गुंडागर्दी से हम कुछ ब्लॉक प्रमुख को अपना बना लेंगे और हम लोगों को डरा धमका के, बीडीसी मेंबर को डरा धमका के हम अपने पक्ष में वोट करा लेंगे। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे तो अपने गांव का भला कर पाएंगे, किसानों का भला कर पाएंगे, मजदूरों का भला कर पाएंगे और अपने जो उनकी समाज है उसका भला कर पाएंगे। इसीलिए वो लोग दिल से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बने और तेजी से गांव का विकास हो सके। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता को हथियाना चाहती है और उसके लिए साम दाम दंडभेद सबका उपयोग कर रही है, इसीलिए हिंसा हुई है। और अब प्रशासन इन पे कार्रवाई जरूर करेगा। प्रशासन किसी भी गुंडे को, किसी भूमाफिया को, किसी भी इस तरीके के तत्वों को बख्शेगा नहीं। हम देख रहे लगातार कैसे कैसे लोग इनकी पार्टी में हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके पास हत्याओं के मुकदमे हैं और उन्होंने बड़े बड़े कांड जगह जगह पे किए हैं। तो उसी अपने नेचर के अनुसार उन्होंने आज कृत्य किया है और कार्रवाई होना निश्चित है और वो जरूर होगी। बताइए महेश जी, तैयार हैं आप? ये हम
खेमचंद शर्मा जी की जो बात है, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक हमीरपुर जिला है, वहाँ सुमेरपुर ब्लॉक है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कारों पे डंडे बरसा रहे हैं और बीडीसीओ को जबरन उठा के ले जा रहे हैं। ये अब हमें पाठ पढ़ा के बता रहे हैं कि हमने हिंसा फैलाई है। ये जनता ने देखा है और सभी चैनलों ने दिखाया भी है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकारी मशीनरी को जिस तरीके से 5 तारीख से जब से ये इसका इलेक्शन का डिक्लेरेशन आया था, उसी दिन से किस तरीके से सिपाही से लेकर और दरोगा जी तक और उच्च अधिकारी सारे लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आज तो जरूर सुरक्षित महसूस हो रहे होंगे क्योंकि सरकार उनकी है, लेकिन ये 6 महीने के लिए सुरक्षित है। इन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के साथ में जिला पंचायत के सदस्यों के साथ में व्यवहार किया है, उन बहनों के साथ व्यवहार किया है कि उसका इनके ऊपर जरूर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कहाँ सो रहे थे? आप तो कोर्ट जा सकते थे, आप हाई कोर्ट जा सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। इसीलिए आज आपने हिंसा की कि आप अपने हार का जो ठीकरा है वो हिंसा पे फोड़ सको, भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ सको। चलिए महेश जी 2022 अभी आने में ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है सर। जो भी किया गया है वो तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, वो तो सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन सूबे की कानून व्यवस्था बनाई जा सके, इसके लिए सभी पार्टियां बराबर जिम्मेदार हैं, तो ऐसा संदेश आप लोगों को भी देना चाहिए था। समय की कमी है इसलिए महेश जी मैं रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हमने देखा कि यूपी में किस तरीके से आज चुनावों के दौरान जमकर हिंसा हुई है। खैर देखने वाली बात यही रहेगी कि ये हिंसा जो हुई है इस पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करने की तैयारी भी कर ली है। सरकार इसको विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी करेगी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AN मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति तो आती है लेकिन इसे रोकने का कोई कानून नहीं है। नीति में आप अनुदान व प्रोत्साहन दे सकते हैं लेकिन दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसलिए आयोग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए और उसके कल्याण करने के लिए हमारा जो टाइटल है वो कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर है। तो इसमें हमने ये प्रस्ताव किया है कि जो व्यक्ति, जो दंपति 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को अपनाता है उसे तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। उसकी जितनी भी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करता है तो फिर वो राज्य की कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा। और इसमें हमने ये भी प्रस्तावित किया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जनसंख्या नीति को नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए। और भी बहुत सी अयोग्यताएं हमने इसमें रखी हैं कि वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। उस व्यक्ति का सरकारी नौकरी में अगर है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। और भी कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जो रखे गए हैं पर वो स्वेच्छापूर्वक हैं। इसमें कहीं कोई दबाव, कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। व्यक्ति अगर स्वेच्छा से
अपने परिवार की संख्या को सीमित रखता है तो वो सरकारी योजनाओं के लिए स्वागत का पात्र होगा। अगर नहीं रखता है तो फिर वो उसको सरकार की तरफ उसको नहीं झांकना। यूपी की योगी सरकार रविवार 11 जुलाई को प्रदेश की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी। सरकार कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान किया है। इस पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया आप सुनिए। वह आपको सब कुछ कल काफी कुछ जानकारी दी जाएगी, लेकिन यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला करें। लगता है राज्य के लिए काफी फायदेमंद होगी सर। ये राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। सर, अपोजिशन पार्टी लगातार विरोध करती रही हैं इस तरीके की पहल का। जनसंख्या को लेकर अभी मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने, तो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, राजनीति करने वाले करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो वह कई रंग बदल बदल करके दिखाई देंगे, लेकिन जब प्रदेश के हित की बात को लेकर के सदन में चर्चा होगी तो जो बात है वहाँ पर विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बहुत स्पष्ट सोच है, एक स्पष्ट लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और जो उत्तर प्रदेश के संसाधन है उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई। चुनाव 6 महीने के बाद है। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है, सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर कानून बनना चाहिए। ऐसा लगता है कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कानून बनाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें न जनता से कोई दिलचस्पी है, न पॉपुलेशन कंट्रोल करने से कोई दिलचस्पी है, और जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो सिर्फ 21 से 30 तक के लिए है, 9 साल। देखिए, जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि आज वो अनाउंस करेंगे। जो सबसे प्रभावित, सबको प्रभावित करने वाली, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाली जो नीति है, तो उसकी चर्चा करनी चाहिए, आपस में विचार विमर्श होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से चर्चा होनी चाहिए। ये चुनाव नजदीक क्योंकि आ रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसमें जैसे तैसे करके ऐसा मुद्दा लाया जाए जिससे आप पोलराइजेशन करने, समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम करें, इस तरह का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूं कि उसके अलावा कुछ और है। अगर पॉपुलेशन नीति पॉलिसी बननी है तो पूरे राष्ट्र के लिए बननी चाहिए, सबसे विचार विमर्श करके होना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे चर्चा होना चाहिए, एनजीओज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, उनसे राय मशवरा करके ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। और अब पॉलिसी में क्या आता है उसको देख के बात होगी। Well, I hope that this issue is taken seriously and we have a long-term policy as is being promised, and there should be a norm of a maximum of 2 children. Only then we will be able to, and since UP is the most populous state, they must implement it vigorously and make sure, give them whatever incentives you want, free education, jobs, assured jobs, etc. But we must control the population.
चलिए अब इस मसले पर भी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुजाता पॉल जी इस समय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा खेमचंद जी पहले से ही हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सुजाता जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। ऐसा क्यों है, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि यूपी की सरकार जो नई जनसंख्या नीति लाना चाहती है वो चुनावों को देख कर ला रही है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने वाला है कुछ ही महीनों में। अगर अब इस कानून को नहीं, मैं कहूँगी कि नियमावली की बात हो रही है और ये भ्रमित करने की बातें हो रही है। एको आ रहा है, इसको प्लीज करा दीजिए। ठीक है मैम, एक बार दिखवा लेते हैं जी। जी, तो जिस प्रकार से ये बातें चल रही हैं ये बड़ा ये जरूरी है। मैं नहीं कहूँगी कि जरूरी नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, लेकिन आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो कांग्रेस तो इस बात को आगे बढ़ाती रही। आपको वो लाल ट्रायंगल पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, हमने अपने बचपन में देखा, शायद हो सकता है बहुत समय हो गया होगा, आपने नहीं देखा होगा। और 1965 से 2009 तक कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। इन सब चीजों को करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नसबंदी की बात हुई थी तो हमें आज जो सुनाई देता है वो इमरजेंसी टाइम का के बारे में सुनाई देता है कि नसबंदी जबरदस्ती करी जा रही थी, बहुत सारी बातें। तो उसको देखकर सुनते हुए इस वक्त हमारे को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। जब आप नियमावली ला भी रहे हैं उसमें आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी सरकारी जो उनके 2 से अधिक बच्चे हैं। आप, मुझे ये तो समझ में आता है कि आप कहें कि चुनाव लड़ने में कुछ दिक्कतें आएंगी, कि मुझे सिंपल सी बात बताइए कि अगर किसी का एक बच्चा होता है उसके बाद दूसरा बच्चा जो है वो एक होने के बजाय ट्विंस हो जाते हैं या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? या पहली बार में ही ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? तो एक हो गया ये। दूसरी बात आपको पता ही है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कुरीति है कि लोगों के अंदर पेटों की चाह रहती है, इसको हम नहीं जुटा सकते। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। और अगर किसी के यहाँ बेटी होती है और उसको तो बेटा चाहिए, अगर एक बेटी हो चुकी है तो भ्रूण हत्या होगी या नहीं होगी? अगर हम लोगों को इसके बजाय अगर हम लोगों को जागरूक करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। एक और आखिरी बात कि अगर आप डेटा को देखें तो जो हमारे ग्रोथ रेट, जिस तरह से फर्टिलिटी रेट हुआ करती, उसमें होता ये था कि 2 माँ बाप है तो उनके बच्चे 3, 4, 5 होते हैं। अब मध्यम वर्ग में आप देखिए जो जागरूक और एजुकेटेड है उनका 2 से बच्चे आमतौर पे वो नहीं करते हैं। जो जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके यहाँ होता है। तो अगर आप देखें, और पूरी दुनिया में इस बात को कहा जाता है कि अगर प्रजनन हो रहा है तो 2 लोगों के आगे 2 लोग, यानी कि उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो कम बच्चे पैदा कर रहे, एक बच्चा पैदा कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, या आजकल बहुत सारे और भी लोग हैं जैसे हमारे समलैंगिक जो कपल्स हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगले 80 सालों में हमारी जो जनसंख्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो हमारे को बड़े सोच विचार करके करना चाहिए। और इसमें अभी शायद कह भी रहा था कि सारे स्टेक होल्डर से बात करके करा जाना चाहिए, जल्दबाजी में कभी कोई कानून नहीं लाया जाना चाहिए। ये समस्या है, इस समस्या का निवारण होना चाहिए, पर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, केवल इससे क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लोगों को भ्रमित करना है। बताइए खेमचंद जी, ये बात बार बार कही जा रही है कि चुनावों के मद्देनजर ये अहम फैसला जनसंख्या नीति को लाने वाला आप लोगों के द्वारा लिया गया है। आवाज नहीं आ रही है खेमचंद जी आपकी, ऑडिबल नहीं है सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। एक बार फोन पैच करवा लेते हैं सर हम, आपका शायद कोई टेक्निकल इशू हो रहा होगा, आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है सर। तो सुजाता जी मैं तब तक आपका ही रुख करना चाहूंगी। ये बात आपकी सही है सर मैम, अभी आपने जो ट्विंस और ट्रिपलेट्स वाली बात कही है वाकई में बहुत लॉजिकल है, लेकिन
यूपी की सरकार का ये कहना है कि हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा लोग हो गए हैं और हमें इन्हें कम करना है। अब एक सवाल मेरा यहाँ बनता है कि ये तो फिर मुझे लग रहा है कि योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तभी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए था। अब तो बहुत ही कम समय रह गया है, तो क्या ऐसे अचानक से याद आया कि हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही लोग हो गए हैं? यही आपको कह रही हूँ कि ये पोलराइज करने के लिए, लोगों को एक हिस्टेरिकल स्टेट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। और क्योंकि जो भी नियमावली भी लाएंगे, कानून भी लाएंगे, उसे बनाने में वक्त लगेगा, वो विधानसभा जाएगा, मतलब उसे पारित होने में समय लगेगा और फिर उसे इम्प्लीमेंट होने में। इसका मतलब है कि लोगों को भ्रमित करने का काम शुरू कर दिया गया है। और किसी भी कानून को बिना होल्डर्स को साथ लिए आप नहीं ला सकते। इसमें हमें आम जनता को साथ लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रही हूँ, भ्रूण हत्या, इसको हम कितने हद तक रोक चुके हैं और इसके बारे में हम इतनी अवेयरनेस कर चुके हैं। लेकिन जो भगवादारी है उनकी, तो उनका विवाह नहीं होता, तो वो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं शायद उसको उन्हें समझ में नहीं आ रहा। शायद स्टेक होल्डर को लेकर अगर वो डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनके सामने आएंगी और फिर वो उसके बारे में बात कर सके। और जब अगर उनकी सरकार दोबारा आएगी तो तब करें ना उसकी बात, अभी करके क्या फायदा। और ये तो राष्ट्रीय स्तर पे आना चाहिए, राज्य के लिए क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं इस ड्राफ्ट का स्वागत करता हूँ। ये ड्राफ्ट बहुत जरूरी था। 74 साल हमारे देश को आजादी के होने वाले हैं और कांग्रेस सोई हुई थी। कांग्रेस भगवादारी पे तो टीका टिप्पणी करती है कि उनकी शादी नहीं होती तो इसलिए उनको नहीं पता। आप दूसरे टोपी वालों पे टीका टिप्पणी क्यों नहीं करते कि उनकी मल्टीपल शादियां होती हैं और मल्टीपल शादियां भी इसलिए होती हैं कि पंडित नेहरू ने हिंदुओं के साथ तो धोखा किया, लेकिन मुस्लिमों को एक एक्सक्लूसिव उनको पर्सनल लॉ दिया कि आप 4-4 शादियां भी कर सकते हैं, रोटेशन तो वो 10 शादियां भी हो सकती हैं, आप 50 बच्चे भी पैदा कर सकते हो, 20 बच्चे भी पैदा कर सकते हो। और आपने अपने ही डिबेट में ये बोला कि जो सभ्य लोग हैं वो तो 1 या 2 बच्चा रखते हैं। मैं मानता हूँ कि सभ्य लोग 1 और 2 बच्चा रखते हैं, उनको इस पॉलिसी के अंतर्गत फायदा होगा, उनको बेनिफिट होगा। आपने लेकिन अपनी डिबेट में मुसलमानों को असभ्य भी बोल दिया कि जो असभ्य लोग हैं वो 10 या 15 या जो भी है अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। पहले आप पूरी बात सुनिए। और आपने जो टेक्निकल फॉल्ट भी निकाले हैं वो फॉल्ट भी गलत है। आपने ड्राफ्ट को पढ़ा ही नहीं। वो ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर पहला बच्चा होता है और दूसरा बच्चा यदि ट्विन होता है तो उसमें ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। पहले पढ़ लिया करो आने से पहले। सिर्फ बोलना, सिर्फ क्रिटिसाइज करना, सिर्फ झूठ बोलना, सिर्फ अटैक करना, इससे नहीं चलेगा। उसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि अगर पहले 2 बच्चे भी अगर वो इस तरीके के हैं जो आप कह सकते हैं अपंग हैं या बहुत तरीके या फिर ब्रेन डेड हैं, कई कंडीशन है, उस कंडीशन में 3rd बच्चा अलाउड है और 3rd बच्चे के केस में भी जो ये पॉलिसी वो लागू नहीं होगी। और ये ड्राफ्ट सबके सामने रखा गया है, डिस्कशन के लिए रखा गया है, सारे स्टेक होल्डर के सामने रखा गया है। एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट, सब लोग इस पे सजेशन दे सकते हैं, सब लोग इस पे बहस कर सकते हैं, इसीलिए तो रखा गया है। और ये ड्राफ्ट तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और स्टेट, और ये सिर्फ एक स्टेट में नहीं हो रहा, आसाम में भी हो रहा है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के बीच में हर जगह इस तरीके की बातें हो रही है, क्योंकि हम लोग देश की जो समस्या है उसको हल करना चाहते हैं। हम ये नहीं कि एक वर्ग को तो हमने प्रोत्साहित कर दिया, एक वर्ग में तो हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करा दिया, लेकिन दूसरे वर्ग को इंटेंशनली, क्योंकि वो हमारी वोट बैंक है, क्योंकि वो हमें वोट देते हैं, इसीलिए लगातार वहाँ पे जनसंख्या को बढ़ने दिया, लगातार हमने डेमोग्राफी को चेंज होने दिया, लगातार हमने जो पहचान है उसको बदलने दी। अरे नहीं मैडम, हम उस वर्ग की जनसंख्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सबके लिए हम कौन पॉलिसी ला रहे हैं कि आप अगर 1 बच्चा रखते हो तो आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे, आपके बच्चे को भी फ्री शिक्षा मिलेगी। अगर 2 बच्चे रहते हो तो फैसिलिटी वो मिलेगी। उससे ज्यादा बच्चे आप कह रहे हैं इसमें हम लोगों रखा है, लेकिन 2 से ज्यादा आप तो आप सरकारी जो आपको रिबेट मिलती है, सरकारी उत्साहित मिलती है, उसके अधिकारी नहीं रह जाते। और उसको हमें प्रोत्साहन ना देके उसका हमें उसको हतोत्साहित करने के लिए प्रोविजन दिया गया है कि आप चुनाव निकल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पर्सनली। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना है। सब ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। इसी मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, तुरंत हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी सरकार नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है और इसी मसले पर आज हम खबरनामा में चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं खेमचंद जी का रुख कर लूंगी, बताइए।
देखिए, इन्होंने जो बातें कही, पहली बात इन्होंने दोष दे दिया नेहरू जी को, और इन्होंने अपनी जो मंशा वो साफ कर दी कि ये एक समुदाय विशेष और वो मुसलमान समुदाय है जिनको ये वोट बैंक बता रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। ये सही है क्या? ये मैं इनसे जानना चाहती हूँ। जो मुसलमान है, अभी तो मोहन भागवत जी कुछ दिन पहले कह रहे थे सबका डीएनए एक है। मुझे एक और चीज बता दें, तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में कहा, मुख्यमंत्री थे भाजपा के, आपके, और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि 20-20 बच्चे पैदा कर लेते। किसने रोका था तुम्हें? पहले ही 20 बच्चे पैदा कर लेते तो ज्यादा राशन मिल जाता। ये इनके नेताओं ने कहा। आरएसएस के तमाम नेता ये बात कहते रहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदुओं को। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की घटिया राजनीति है ना, आप अपने तक सीमित रखिए। दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं इस कानून की, मैंने कहाँ पे कहा कि ये कानून की जरूरत नहीं है? आपने कहा सभ्य लोग। आपको शायद भाषा का ज्ञान थोड़ा कम है, क्योंकि सभ्य और शिक्षित लोगों में फर्क होता है। जागरूक, सभ्य और शिक्षित, ये सारे शब्दों के अर्थ ढूंढ लीजिएगा। हर व्यक्ति सभ्य होता है और जब तक वो असभ्यता ना करे, और सभ्य व्यक्ति जो शिक्षित होता है वो भी हो सकता है, अशिक्षित व्यक्ति भी। लेकिन हमारे समाज में अगर आप हिंदू, मुस्लिम, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी समुदाय के लोगों को देख ले, तो वहां पे बच्चे उनके यहाँ कम होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। कौन से मुसलमान आजकल आपको दिखते हैं जो पढ़े लिखे हैं जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा? मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनके यहाँ 3-3 बच्चे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे अपनी छात्रा है जो एक भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता की बहू है, नाम ले लूं क्या? उनके 3 बच्चे हैं, क्योंकि उनके 2 बेटे हो गए, फिर तीसरा भी वैसे बेटा ही हो गया। अब बताइए। तो देखिए, मैं निजी आक्षेप नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सभ्यता की बात ना करें। सभ्यता ये कहती है कि आप लोगों को धर्मों में बांट कर ना देखे। आपने अभी कितनी गंदी बात कही कि 50-50 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया। मैं कह रही हूँ, आपने भी तो वही बात की जो तीरथ सिंह रावत जी ने करी थी हिंदुओं के लिए कि तुम्हें किसने रोका। अब ये बात करें ट्विंस और ट्रिपलेट वाली बात, मैं कह रही हूँ अगर पहले ही बच्चा ट्रिपलेट हो जाता है, इसका मतलब वो दूसरी बार बच्चा पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें से निकल के आती है वो ये कि अगर बच्चा लड़का नहीं हुआ तो वो हमारे समाज की कुरीति है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपकी है या मेरी है, वो हमारे समाज की कुरीति है भाई। और अगर मैं भगवाधारी कह रही हूँ, मैंने साथ में ये भी कहा कि क्योंकि उनके परिवार नहीं होती इसलिए शायद उनको सबको लेकर चलना चाहिए। मैंने कब कहा कि भाई उनको समझ नहीं है? ये बात भी मैंने नहीं करी। लेकिन आप मतलब you know when you are guilty then you just get like that। तो सबके लिए और सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। जब हम सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए सरकारी नौकरियां कितनी रह गई? जितनी सरकारी नौकरियां रह गई हैं इससे नुकसान किसका होगा? वो गरीब जो बड़ी मेहनत करके अब एक सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करता है, क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल्स आ गए हैं भाई साहब, और मल्टीनेशनल्स के आने के बाद से जो मध्यम वर्ग का सक्षम व्यक्ति है वो भी अब देखता है कि मल्टीनेशनल में मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, मेरी तरक्की भी ज्यादा होगी। तो दुनिया बहुत फर्क हो चुकी है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं उससे बाहर निकलिए। इसलिए जब हम बात करते हैं इस नियमावली की, तो ये जो टाइमिंग है ये गलत है, ये जगह गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए लाया जा रहा है। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि ये तो राष्ट्रीय स्तर पे आप लेके आइए, पूरे देश के लिए लेके आइए। और आखिरी बात, जो बात आप छोड़ दिया आपने पल्लवी जी, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी, शायद इनको सुनाई भी नहीं दिया था, उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। जो डेटा है वो ये बता रहा है कि पहले हर दो व्यक्ति 3, 4, 5 बच्चे पैदा करता था, और भारत में अब जो है वो करीबन 2 से थोड़ा ज्यादा है जो प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन अब हो ये रहा है कि धीरे धीरे करके कम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट का डेटा मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि भारत में ये कहा जा रहा है कि अगले 80 सालों के अंदर अंदर भारत की जनसंख्या धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, क्योंकि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें जागरूकता और शिक्षा
इसको भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग अपने आप इसको करें। जब हम जबरदस्ती करते, मैंने आपको एग्जाम्पल तो अपनी सरकार की गलती के समय की बात कही, इमरजेंसी की, तो मैंने तो अपनी गलती को स्वीकारते हुए इस बात को कहा ना। तो हमारे को समाज को बेहतर बनाना है और हर डिबेट में झगड़ा करके और चिल्ला-चिल्ली करके आक्षेप नहीं लगाना है। सकारात्मक रूप से सोचिए और सही चुनाव करिए, सही तरीके से बनाइए। उन्होंने वाकई में वो बात कही थी कि जब हमने नसबंदी करवाई थी तो वो गलत रहा और उसके लिए वो लोग आज तक सुनते हैं। तो जागरूकता लाना वाकई में बहुत जरूरी है और वो फर्टिलिटी रेट की जो बात कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सही है। तो ये उनका बहुत अच्छा, यहाँ पर सर आप सजेशन ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, कि अगर आप जागरूक भी करेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे। और हाँ, ये बात मैं भी क्लियर कर दूं सर, नई जनसंख्या नीति के खिलाफ कोई नहीं है सर। हम खुद चाहते हैं कि देश की जो जनसंख्या है वो कंट्रोल हो जाए। खेमचंद जी देखिए, जो 22 जो होता है वो उसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करता है। इन्होंने दूसरे सेक्शन पे, दूसरे धाम पे क्यों टीका टिप्पणी नहीं करी? क्यों इन्होंने बोला जो भगवाधारी होते हैं उनको इस तरीके की चीजें नहीं पता? मैं आपको बता दूं, भगवाधारी समाज के लिए जीते हैं। आप रुकिए, आप सुनिए, थोड़ा शालीनता से सुनिए, आपको चुपचाप से मैंने सुना है। दूसरा एक बात बताइए, अगर आप जनसंख्या के बारे में इतने ज्यादा चिंतित थे तो आपने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? आपने सभी के लिए, आपने हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बनाया, हिंदू कोड में एक वन मैरिज का आपने प्रोविजन रखा, आपने दूसरों के लिए वन मैरिज का प्रोविजन क्यों नहीं रखा? क्यों वहां पे आप लोगों ने शुरू से ये आपने ढील दी कि यहाँ पे तो चलने दो, इनका जो परंपरा है उसके हिसाब से चलने दो, कोर्ट मैरिज भी चलने दो। और 70 साल तक आपने अवेयरनेस भी फैलाई, आपने तो बहुत सारी चीजें भी चलाई, बहुत सारे कैंपेन भी चलाए, तो फिर जनसंख्या कम क्यों नहीं हुई? सिर्फ एक ही सेक्शन की क्यों कम हो रही है, दूसरे सेक्शन की क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि आप लोग बाइस्ड थे, आप लोगों का टारगेट था, आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी चेंज करना चाहते थे, अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते थे। हमारी जो बात है, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पे आज जो सबसे बड़ा गंभीर जो चैलेंज है वो जनसंख्या का चैलेंज है। और गाँव में, देहातों में, हर जगह हमारे जो रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, वहां पे जो लोग सच्चाई से जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहे हैं, एक बच्चे या 2 बच्चे की पॉलिसी को अपना रहे हैं, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो काम हम करने जा रहे हैं। उनको सहायता मिलनी चाहिए, उनको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, वो हम करने जा रहे हैं। उसमें क्या बुराई है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? दूसरा, जो इस पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं उनको डिस्करेज करना है, उनको जो सरकारी लाभ हैं, जो सरकारी बेनिफिट हैं, उनसे उनको दूर कराना है, ताकि उनको ये समझ में आए कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप राज्य पे और देश पे आप एक्स्ट्रा भार डाल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे ये जनरलाइज पॉलिसी है। दुखद ये है कि कांग्रेस के शासित एक भी राज्य ने इस तरीके की पॉलिसी को प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनको समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो स्टेट्स है, मल्टीपल स्टेट्स, उत्तर प्रदेश भी, आसाम भी, आपके हंसने से समस्या की गंभीरता कम नहीं हो जाती। और आपकी जो उस पे हल्की फुल्की जो आपकी कह सकते हैं इस तरीके की जो आपकी पॉलिसी है कि उसको लटकाओ भटकाओ, अरे भाई आसाम में कौन सा चुनाव है? हम तो समस्या को कंप्लीट करना चाहते हैं। आपने तो 370 का भी विरोध किया, ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया, आपने तो, हमने एयर स्ट्राइक करी उसका भी विरोध किया, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक की उसका भी विरोध किया, आपने तो गलवान वैली पे भी क्वेश्चन उठाए, क्योंकि वो आपका नेचर है। आप कोई ऐसे, आप हमेशा जो भी अच्छा काम है आपको ईर्ष्या होती है, आपको द्वेष होता है, आपको सहन नहीं होता, क्योंकि आपकी राजनीति और धरातल में चली जाती है। इसीलिए आप लगातार अनर्गल बातें करते रहिए। हम अच्छा काम करेंगे, जो देश के लिए जरूरी है वो करेंगे, जो जनता के लिए वो जरूरी वो हम करेंगे, और जो हमें लगता है कि समाज के विकास के लिए और समाज के उत्थान के लिए जरूरी है, वो हमारी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि वही करने के लिए जनता ने हमें चुना है और वो हम लगातार करते रहेंगे। हम जो यूपी सरकार ने जो ड्राफ्ट दिया है उसका स्वागत करते हैं, उसमें विचार होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन और विचार के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट सुजाता जी आपका। महेश कश्यप नहीं हूँ, सुजाता बोलूं। अच्छा, अब ऐसा है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। अब बता दीजिए मैंने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूँ? कहाँ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो जनसंख्या को कंट्रोल करने के खिलाफ है? वो तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये टाइमिंग आपकी गलत है, ये राष्ट्रीय स्तर पे आना चाहिए, इसमें जो कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए। और इन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि नौकरियां मिलेंगी, तो मैं फिर से इनको दोहरा दूं, शायद इनकी समझ में नहीं आया
मैं ये कह रही हूँ कि जब आप नौकरियां देने की बात करते हैं ना सरकारी, तो बहुत कम रह गई हैं क्योंकि सब कुछ तो बिक चुका है, और रह गई है उसके लिए बड़ी मेहनत करता है वो गरीब व्यक्ति उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए। अगर गरीब व्यक्ति उसके घर में ज्यादा बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, और वो बाई चांस ये मान के चलिए, और देखिए एक और भी कारण हो सकता है 3 बच्चे कैसे, कि अगर 2 बच्चा हुआ और बाई चांस किसी ने कंसीव कर दिया, तो आप क्या चाहते हैं कि उस बच्चे की हत्या कर दी जाए? मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सारी चीजें प्रैक्टिकल। और कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, तो पहले आपको बता दूं 70 साल जो है ना, उसमें मोदी जी के भी 30 साल है। अच्छा, अब मैं समझ गई कि मतलब मोदी जी ने भी 30 साल कुछ नहीं किया, आप ये मान रहे हैं इस बात को। और कांग्रेस ने तो शुरुआत से किया, और वो जो लाल रंग का ट्राइंगल था ना, वो माता पिता और 1 बच्चे वाला था। तो कौन सी दुनिया में रहते हैं? मैं समझ सकती हूँ आप उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, इसलिए ये गलती आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से इस बात को समझती है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण में होना चाहिए। लेकिन डेटा को पढ़कर, डेटा को अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, अभी तो वैसे भी उन्हें सजेशन देने के लिए रखा गया है पूरे ड्राफ्ट को, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे सजेशन जरूर मिलेंगे यूपी सरकार को, और उस हिसाब से जो भी संशोधन करना होगा वो कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका, और खेमचंद जी आपका भी धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।